जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 27 जुलाई और कल क्योंकि शनिवार था तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट या चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कि कैसा रह सकता है अगले हफ्ते अपना निफ्टी और निफ्टी क्या शेयर बाज़ार की सीधा बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगला हफ्ता बहुत उथल पुथल भरा रहने वाला है। ठीक है, एक तो अगले हफ्ते हमारी मंथली एक्सपायरी भी कटेगी 31 को, और उसके बाद हो सकता है कि 1 अगस्त से इंडिया पे टैरिफ लग जाए, क्योंकि कोई अभी तक डील हुई नहीं है अभी, और ऐसी भी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि वो उस डेट को आगे बढ़ाएंगे सिर्फ इंडिया के लिए। तो यानी कि डील हो ना हो, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो 1 तारीख से इंडिया पे भी वो टैरिफ लागू हो जाएगा। तो उसकी प्रेशर में इंडियन मार्केट काफ़ी हद तक अपनी स्टीम खो सकता है। दूसरा दोस्तों, इंडिया ने, काफ़ी लोग कह रहे थे कमेंट करके कि ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ इंडिया ने वो कर लिया है समझौता, एक एग्रीमेंट। तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटेन खुद एक डूबती हुई इकोनॉमी है। अब डूबते हुए जहाज़ को साथ तुमने कोई एग्रीमेंट कर भी लिया तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आप वहाँ से इंपोर्ट करते नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ लाते नहीं हो जिससे कोई चीज़ों में सस्ती हो जाए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं तब तो बात समझ में आती है। कह रहे हैं दारू सस्ती हो जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, जो आम आदमी के रोज़मर्रा के ख़रीदने की चीज़ें होती हैं उनमें इन्फ्लेशन डबल डिजिट में रहता है। ठीक है, लेकिन उसे कंबाइन कर दिया जाता है सीमेंट, लोहा, आलतू फालतू चीज़ों के इन्फ्लेशन के साथ। तो अब सीमेंट और लोहे की आदमी को ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती कब है? जीवन में शायद 1 बार या 2 बार घर बनता है, तभी उन्हें सीमेंट और लोहे से लेना देना होता है। अदरवाइज़ हम लोगों को जिन चीज़ों का इन्फ्लेशन ज़्यादा मारता है वो है फूड ग्रेन्स, फ्यूल वगैरह, जो हमारी रोज़मर्रा की हैं। कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो, अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो ही हमें फ़ायदा होता है। ये हमें सस्ता मिल सकता है चाइना से या यूएस से फॉर अ सेक, लेकिन यहाँ से हमारी कोई डील नहीं हो रही है। हमारी डील हो रही है आलतू फालतू पिटी हुई इकोनॉमी से। अब ब्रिटेन तो खुद डूबता हुआ जहाज है, वो आज आज का डूबता कल डूब जाए, उसके साथ डील करके तुम करोगे क्या? आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी मालदीव्स गए हैं कि वो डूबता हुआ देश है। ठीक है, कल तक वो कह रहा था कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अब वो दोबारा लाइन पे आ गए, रेड कारपेट बिछा रखा है उन्होंने मोदी जी के लिए। लेकिन उनसे होगा क्या? मालदीव क्या कर लेगा यार वो? मालदीव तो, ये तो ऐसे देश हैं जो पली इंडिया पे रहे हैं। ठीक है, आसपास के जो छोटे मोटे हैं, मालदीव आपको भी पता है कि पूरा बॉलीवुड छुट्टियां मनाने वहीं जाता है। ठीक है, वो तो इंडिया ने अगर कुछ इधर उधर कर दिया, ख़त्म हो गया मालदीव, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन देशों के साथ समझौता करके तुम करोगे क्या? तो जो मेन देश हैं, चाइना है या फिर यूएस है, जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, जहाँ से कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, तो वहाँ पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। स्पेशली यूएस के साथ तो कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, और सभी देशों के साथ उनका लगभग ट्रेड डील हो चुकी है, लेकिन इंडिया के साथ अभी तक रह गए हैं। अब उन्होंने बोला कि हम सबके साथ तो नहीं कर सकते, बाकी सब पे फ्लैट 15% लगेगा, क्योंकि दुनिया में तो इतने सारे देश हैं, और छोटे मोटे देशों के साथ वो क्या करेगा डील करके यूएस। तो उसने बोला कि फ्लैट 15%। अब फ्लैट 15% का इंडिया भी लपेटे में आ जाएगा, तो इंडिया का भी कोई खास तो फ़ायदा होगा नहीं। तो आई थिंक जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, एफआई तो इंडियन मार्केट से दूर रहेंगे। और अगला हफ्ता वैसे भी एक, अब बियरिश मोमेंटम है, भालू के कब्जे में है मार्केट, तो अगले हफ्ते में थोड़ा डिप और गहरा सकता है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में दोबारा रिकवरी होगी। लेकिन अगला हफ्ता थोड़ा कॉशियस रहिएगा, खुलकर चढ़ के पैसा एकदम नहीं डालना है। डिप हो जाएगा मार्केट, 24,500 तक चला जाता है, वेल एंड गुड है। 600 तक चला जाता है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं दोबारा से बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं जो कर रहा हूँ उसे बिल्कुल भी दोहराने की और कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा प्लान सिंपल है। देखिए, मैंने तो अपनी एसआईपी लगा रखी हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में डिप आता है, मेरी डेली बेसिस पे सस्ते में एनएवी बाय होती रहेंगी। लेकिन हर कोई जो मेरे वीडियोस देखता है उसने एसआईपी नहीं लगा रखी, तो उनके केस में उन्हें कहीं ना कहीं मैनुअली लमसम पैसा डालना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है, मैं ईटीएफ में स्विंग भी खेल रहा हूँ, तो वो स्विंग खेलने का भी अच्छा मौका आएगा जब, अगर मार्केट में डिप आता है, तो मैं वहाँ पे ख़रीदारी करके अपना एवरेज वैल्यू थोड़ा सा डाउन ला सकता हूँ। बाकी
अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाकर अलग अलग जगह पे ये वाले कमेंट मत करना कि भैया कहाँ तक जाने वाली है मार्केट, कितना नीचे जाने वाली है। क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि जब भी मार्केट डाउन जाती है तो लोग पैनिक करने लगते हैं, और पैनिक की सबसे बड़ी निशानी पता क्या होती है? वो अलग अलग जगह जाकर एक ही सवाल पूछते हैं कि भैया मार्केट कहाँ तक जाएगी, कितना नीचे तक जाएगी, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया जा सकता है, लेकिन गारंटी के साथ तो कोई भी नहीं बोल सकता। और मेरे दोस्त, अगर गारंटी के साथ किसी को पता होता तो वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा होता, इंक्लूडिंग मी। दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर गारंटी के साथ किसी को पता होता तो वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा होता, इंक्लूडिंग मी। तो गारंटी किसी के पास भी नहीं है, अपना समय मत बर्बाद करना इधर उधर यूट्यूब पे चैनल पे जाके अलग अलग जगह कमेंट मत डालना। मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर है इस वक्त खड़ा हुआ, आप चाहें तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे चला जाता है 200-300 पॉइंट तो बहुत अच्छा लेवल है, ख़रीद लेना। गारंटी नहीं है कि वहाँ पे ख़रीद लोगे तो वहीं रुक जाएगा, हो सकता है वहाँ से 400-500 पॉइंट और नीचे चला जाए। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भैया मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता जो बिल्कुल ही रिस्क फ्री हो। बिल्कुल ही रिस्क फ्री तो फिर सिर्फ बैंक की एफडी है, वो भी नहीं है। बैंक में भी तो 5 लाख तक का ही आपका इंश्योरेंस होता है, उसके ऊपर अगर बैंक डूब गया तो 5 लाख से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, भले आपकी 10 लाख की एफडी हो। तो रिस्क फ्री तो एफडी भी नहीं है, लेकिन 99% 90% जो रिस्क फ्री है वो एफडी है। तो वहाँ पे खेलो, ये तो शेयर मार्केट है, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है ना, अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो तो आज क्या हो रहा है ये आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम खेल तो 15 साल के ले रहे हैं, 20 साल के ले रहे हैं, लेकिन हमें आज क्या हो रहा है ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि इतना मेंटली स्टेबल कोई भी नहीं होता, इतना मेंटली स्ट्रांग कोई भी नहीं होता, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ज़्यादा हूँ तो ये चीज़ें मुझे कम प्रभावित करती हैं, लेकिन आप लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और जो नए बच्चे हैं, जो देखो मैं बच्चे शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है सब 25-30 साल के आसपास ही होंगे, लेकिन ठीक है मेरे से 10-12-15 साल छोटे हैं तो मैं बच्चा बोल देता हूँ, दैट्स ओके। बट प्लीज़ उसका बुरा मत मानिएगा। लेकिन जो यंग लोग हैं वो बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए, इस तरह के सवाल भी आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, रेस्ट एश्योर। ठीक है, पैसा किसी का नहीं डूबेगा अनटिल एंड अनलेस आप एक ख़राब शेयर में सारा पैसा ना डाल दो। मैंने अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में आपको दिखाया हुआ है ना, ख़राब शेयर जिनका पैसा ज़ीरो हो गया, वो ख़राब शेयर। वो जब मैं भी 25-26 साल का था, मैंने भी ऐसे स्मॉल कैप ख़राब शेयरों में पैसा डाला था, जहाँ मेरा पैसा ज़ीरो हो गया, और वो आज भी मेरे पोर्टफोलियो में दिखते हैं। और उसे एज अ सबक मैं दिखाता भी हूँ। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उसे एक लर्निंग की तरह उसे आज भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, और आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि ये गलती नहीं करनी है। तो वो गलती नहीं करनी है कि स्मॉल कैप में बहुत सारा पैसा डालिए है, स्मॉल कैप में डाल के बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको शेयर्स पिक करना है तो कोशिश कीजिएगा हमेशा लार्ज कैप में रहें। देखिए, मैंने भी लार्ज कैप के कुछ एक्सीडेंट झेले हैं। इंडसइंड बैंक में एक्सीडेंट हुआ, टाटा मोटर्स में हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो ज़ीरो तो नहीं हुआ है ना, अभी भी खड़े हैं ना वहाँ पे। अगर किसी की जगह कोई ऐसा स्मॉल कैप शेयर हो जहाँ बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है पैसा, तो वहाँ पर मैं अवॉइड करता हूँ लेना, और यही मेरी लोगों के लिए भी सलाह होती है। तो अगले हफ्ते थोड़ा पैसा अपने हाथ में रखिएगा और थोड़ा कमर कस लीजिएगा, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। और जेन स्ट्रीट भी वापस आ गया है, सुनने में आया है, तो वो भी अपना खेल खेलेंगे अगले हफ्ते। अब तो अब खेल इमोशंस का है, कौन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाएगा और कौन सही लेवल पे ख़रीद जाएगा। जो सही लेवल पे ख़रीद जाएगा डेफिनेटली वो थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।